हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 कंप्लीट करा चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट के अंदर आपको आपका पूरा कोर्स मिल जाएगा, और इसके अलावा कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट में ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक बेहतरीन सीरीज मिल जाएगी। उसको देख लीजिएगा, जो कि आपके पिछले जो साल के बोर्ड पेपर हैं उससे आए हुए क्वेश्चन की मैंने सीरीज बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को मैंने पिक किया है। तो उन वीडियो को भी जरूर देखिए और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि आप पुराने वीडियो देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 11.3 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल रहने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में उपस्थित है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस। वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिए, जहाँ से आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन भी मिलेंगे और आपको लाइव क्लासेस वहाँ से मिल जाएंगी। बहुत ही कम फीस है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए हमारी एप्लीकेशन से लाइव क्लासेस को। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एक्सरसाइज 11.3 का पार्ट 1 देखते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। और अभी तक हम जान लेते हैं कि हमने रेखा के बारे में क्या क्या सीख लिया है, क्या क्या समझ लिया है। तो देखिए हम लोग अभी तक रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात जान चुके हैं, ठीक है। रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात लगाए थे। इसके बाद हमने जो लगाया था रेखा के दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन, ये हमने लगाए थे 11.1 में, ठीक है। इसके बाद जब हमने बात की थी तो समीकरण की बात की थी, कोण की बात की थी और न्यूनतम दूरी की बात की थी। रेखा के समीकरण की बात की थी, कौन कौन दो समीकरण की बात की थी, किस तरीके का, एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात किया था, और दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण ये निकाला था इस तरीके से। इसके अलावा हमने दो रेखाओं के मध्य कोण की बात कर चुके हैं, और अभी हम न्यूनतम दूरी की भी बात कर चुके हैं, दो की भी, यानी कि दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी निकाली थी दो तरीके से। एक तो था दो विषमतलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, और था दो समांतर रेखाओं के बीच की मध्य की न्यूनतम दूरी हम चूंकि निकाल चुके हैं। इतना हम अभी कर चुके। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 11.3 में समतल प्लेन। अब देखो बहुत ही स्पष्ट चीज़ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत कुछ है, ठीक है। और आपके एनसीईआरटी किताब में भी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी किताब में दिया है तो एग्जाम के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है, और हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं। मैं बहुत बढ़िया तरीके से समतल को समझाने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी इसमें प्रॉब्लम बनी रहती है स्टूडेंट्स को, लेकिन बढ़िया तरीके से समझते चलिएगा हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। परिभाषा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेंगे। समतल प्लेन, अब आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप स्पेस में कोई भी एक प्लेन ले लीजिए, जैसे आप ज़मीन है, अब आपने वो इमेजिन करने वाली बात है कि आप स्पेस में अपने हवा में एक प्लेन देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं समतल की। तो समतल एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर यदि कोई दो बिंदु लिए जाएं तो दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतः पृष्ठ पर स्थित होता है। समझ गए बात इस तरीके। अब देखो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वो नहीं कठिन हो, नहीं। समतल एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर यदि आप दो बिंदु लेते हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो उससे जो रेखाखंड आपको मिलेगा वो रेखाखंड पूरा का पूरा उस समतल पर स्थित होना चाहिए। बड़ी सी बात है। अब समतल जो है वो तीन तरीके से यहाँ पर हमको सीखना है। तो समतल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक शर्त ज्ञात होना आवश्यक है। तो कोई एक चीज़ आपके पास होगी, उससे हम समतल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए तीन चीज़ें हैं, देखेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया समतल का अभिलंब और मूल बिंदु से समतल की दूरी, अर्थात अभिलंब रूप में समतल का समीकरण एक ये हो जाएगा। दूसरा होता है अपने पास कि यदि समतल एक बिंदु से गुजरता है और दी गई दिशा के लंबवत है, एक ये हो जाता है। तीसरा हो जाता है हमारे पास यदि समतल दिए गए तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरता है। तो एक टॉपिक हमारे पास ये हो जाता है समतल के लिए। तो ये तीन टॉपिक पर आपको
यहाँ पर चर्चा करनी है। हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कि भाई समतल का जो व्यापक समीकरण है आपके पास वो क्या होता है। समतल का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। तो अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, समतल का भैया जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर हम स्मॉल ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स और स्मॉल dx भी ले सकते थे, बहरहाल यहाँ पर हम कैपिटल में ही ले रहे थे, बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे क्योंकि इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले। तो ध्यान रहेगा आपके पास समतल का व्यापक समीकरण क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, जहाँ पर a b और c जो है वो दिक् अनुपात है और d जो है वो अचल राशि है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जहाँ a b c समतल अभिलंब के दिक् अनुपात है और d अचर राशि है। अब अभिलंब का क्या मतलब है तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ये आप देख लीजिए, आप स्पेस में एक प्लेन इस तरीके से बना दिए, ठीक है, और वहाँ पर आपने क्या किया कि एक अभिलंब ले लिया इस तरीके से। अभिलंब क्या हुआ, उस प्लेन पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब जो ये 90 डिग्री का अभिलंब जो एक रेखा खींच रही है, इसके जो बिंदु हैं यानी इसके जो दिक् अनुपात है वही ABC है, ठीक है। कौन को कहलाएंगे, ये ABC कहलाएंगे, समझिएगा इस बात को इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सदिश रूप बनाने की, आपने देखा है कि हम लोग सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों तरीके से बात करते हुए चले आए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कार्तीय रूप, क्योंकि सदिश रूप में i j k होना चाहिए। अब कार्तीय रूप आपका x y z के रूप में इस तरीके से सिंपल हो जाएगा व्यापक समीकरण के रूप में। अब इसका सदिश रूप बनाना तो बहुत ही सिंपल है। आपको पता है, अगर हम देखो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर सोचें a b c को अलग कर लें, x y z को अलग कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और d का पक्षांतर करेंगे तो माइनस डी हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझना बात, कि a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, इस तरीके से a b c को अलग कर लिया मैंने जैसे कहा, और x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इसको अलग कर लिया। और d का अगर हम पक्षांतर करते हैं तो माइनस डी आता है, और इस माइनस डी को हम कर लेंगे स्मॉल d मान लेंगे, और ये इसको आप मान के चलिए n वेक्टर, और इसको मान लेते हैं हम r वेक्टर। जैसे आपको पता है हम पिछली एक्सरसाइज में भी r वेक्टर को x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लेते आए हैं। और ये n वेक्टर क्या कहलाएगा, ये n वेक्टर आपका अभिलंब हो जाएगा, और जहाँ पर n वेक्टर में जो a b c है वो n वेक्टर के यानी अभिलंब के दिक् अनुपात है, सिंपल बात है। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d, ठीक है, स्मॉल d हमने ले लिया। तो इस तरीके से हम इसका सदिश रूप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने आपसे क्या कहा, ये क्या निकल के आता है, ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, ठीक है। जहां पर आप समझ पा रहे हैं कौन किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, जहां आपने स्मॉल डी को क्या बोल दिया, माइनस का कैपिटल डी हो रहा था, क्योंकि जो कैपिटल डी आप देख रहे थे उसको हमने अगर पक्षांतर किया तो वो माइनस कैपिटल डी हो जाएगा, और उस माइनस डी को हमने स्मॉल डी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और आर वेक्टर क्या हो रहा भाई, आर वेक्टर हो रहा अपने पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन वेक्टर क्या हो रहा भाई, एन वेक्टर हो रहा है हमारा ए आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो रहा है, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर जो एन वेक्टर कहलाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पर ए बी सी जो एन वेक्टर है अभिलंब सदिश उसके दिक् अनुपात कहला रहे हैं, ठीक है ना। तो एन वेक्टर क्या है भाई, समतल पर अभिलंब सदिश। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एन वेक्टर क्या है भाई, समतल पर अभिलंब सदिश है, क्या है, समतल पर अभिलंब सदिश, ठीक है। अब हम यहाँ से ज्ञात करने वाले हैं जो समतल का अभिलंब रूप,
तो समतल का प्रसामान्य या अभिलंब रूप की हम बात करते हैं। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण देखने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो करना क्या है, आपका जो सामान्य रूप था भाई, यहाँ पर ये आपने देखा था जो समतल का व्यापक समीकरण यानी सामान्य रूप या फिर जनरल इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से हम भाग दे देंगे पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि समीकरण एक और समीकरण एक क्या है, समतल का सामान्य रूप, ठीक है। समतल का सामान्य रूप, ठीक है, या इसको हम व्यापक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप भी कह देते हैं। तो समीकरण एक में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देने पर अब देखो समीकरण एक जो आपने लिया था वो था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, डी का पक्षांतर करके माइनस डी के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अप और जेड बराबर माइनस डी अपॉन माइनस का हम ले रहे थे डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे बन जाएगा कि नहीं। अब आप ये देखिए जरा गौर कीजिए, ये क्या है सिस्टम, आपको कुछ याद आ रही है, कुछ ये जो सिस्टम था ये कुछ याद सब दिखाई दे रहा भाई। ये दिक कोसाइन हुआ करते थे एल एम एन की वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू थी, एल एम एन की वैल्यू थी। तो यहाँ पर हम ले सकते थे भाई, इसको बना लेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड और बराबर में जो माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको हमने पी अगर कह दिया, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा भाई समतल का अभिलंब रूप। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे, समतल का, ये हो जाएगा समतल का अभिलंब रूप। समतल का अभिलंब रूप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समतल का अभिलंब रूप, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम इसको दूसरी बात, यहाँ पर एल एम एन क्या है, एल एम एन है समतल में जो अभिलंब है उसके दिक कोसाइन। जहाँ एल एम एन समतल में अभिलंब के दिक कोसाइन है, क्या है, दिक कोसाइन। और पी क्या है, और पी मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है। मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, ठीक है। अब इसी को अगर हम सदिश रूप में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वही बात है कि यहाँ पर भी सदिश रूप आसानी से निकाल सकते हो कि एल एम एन को हम अलग कर लेंगे और एक्स वाई जेड को अलग कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम यहाँ से सदिश रूप निकालते हैं, कैसा, सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म, तो आपको पता है यहाँ से सदिश रूप बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो कि आपने एल एम एन को अलग कर लिया और एक्स वाई जेड को अलग कर लिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी, ये कहलाएगा भाई सदिश रूप, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या क्या है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि जहाँ आर वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आप एन कैप को क्या बोल रहे हैं भाई, यहाँ से आपको पता है हम एम जो एन कैप है, ठीक है, ये हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और आपको पता है यहाँ अगर देखिए आर वेक्टर और अगर हम एन कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर हम एन कैप की बात करें तो एक्चुअली में एन कैप क्या है, एन कैप है आपको देखो इकाई सदिश का फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमने चैप्टर नंबर 10 में बात की थी इसकी, ठीक है। तो एन कैप के लिए क्या लेंगे, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ
एन, यही कहलाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं भाई कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही बोलेंगे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि जहाँ एन कैप जो है, देखो एन वेक्टर था समतल पर अभिलंब सदिश, और कैप कहलाएगा तो इकाई सदिश भी और उसमें जुड़ जाएगा। यानी आप कह रहे हैं समतल पर इकाई अभिलंब सदिश, इकाई अभिलंब सदिश, ठीक है, इकाई अभिलंब सदिश। क्लियर बात होनी चाहिए। और P की तो बात हम कर ही चुके हैं। P क्या है? मूल बिंदु से समतल की दूरी या मूल बिंदु से समतल की लांबिक दूरी। P क्या है भाई? मूल बिंदु से समतल की लांबिक दूरी, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। और उदाहरण नंबर 13 आपको कह रहा है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है और मूल बिंदु से इसका अभिलंब सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या लेना था? हमें p लेना था। तो ये 6/√29 जो हमें p की वैल्यू दे दी। और अभिलंब सदिश, देखो हमने यहाँ पर बात की थी, अगर आपको याद होगा, सदिश रूप में कि r वेक्टर डॉट एन कैप बराबर p। तो ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है भाई? ये इकाई अभिलंब सदिश है। तो इसको हम इकाई अभिलंब सदिश को बनाने के लिए, हम एन कैप बनाने के लिए एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन लेते हैं। ये लेते हैं कि नहीं? तो पहले हम यहाँ से एन कैप निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है अभिलंब सदिश और हम निकालते हैं इकाई अभिलंब सदिश, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें P यानी कि समतल की मूल बिंदु से दूरी, समतल की मूल बिंदु से दूरी, ये हमको P की वैल्यू दे रखी है कितनी? 6/√29, ठीक है ना। और अभिलंब सदिश दे रखा है हमको, अभिलंब सदिश हमको दे रखा है। अगर हम बात करते हैं अभिलंब सदिश, ये हमको दे रखा है एन वेक्टर। ध्यान रखिएगा, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो अभिलंब सदिश रहता है और एक इकाई अभिलंब सदिश। और हमको ज़रूरत किस चीज़ की? हमको इकाई अभिलंब सदिश यानी कि एन कैप की ज़रूरत है। तो एन कैप क्या लेते हैं हम? एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर लेते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और एन कैप का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ये भाई ले रहे हैं 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। एन कैप बराबर हम ले लिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, अपॉन में ये आएगा √2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 9 और 16, 16, 9, 25, 4, 29, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन √29, ठीक है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं समतल का समीकरण, ठीक है। तो भाई समतल का यहाँ से हम अभिलंब रूप निकालने वाले हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? r वेक्टर डॉट एन कैप बराबर p। तो r वेक्टर को हम r वेक्टर लिखे रहेंगे और n कैप का मान निकाला हमने 2i कैप अपॉन √29, इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। भाग दे देते हैं हम सब में। सो यहाँ पर आप ले रहे हैं 2 अपॉन √29i कैप माइनस 3 अपॉन √29j कैप प्लस 4 अपॉन √29k कैप, ठीक है। और बराबर में p। तो ये हमको चाहिए था, ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है ना। समतल का अभीष्ट अभिलंब समीकरण। तो आप सभी ने ये एक चीज़ थोड़ी सी नोटिस कर ली होगी, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर p की वैल्यू भी रखनी थी और p का मान अपना कितना था? 6/√29। तो यहाँ पर हम 6/√29 रख देंगे। अभी ठीक है। उदाहरण नंबर 14 की बात कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि समतल r वेक्टर बराबर 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस का 2k कैप, ओके। सो कुछ ये दे दिया है +1 बराबर 0 पर
मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। आपको ये सवाल कुछ कह रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सामान्य रूप कहलाएगा। यहाँ पर समतल का क्या रूप दिया है? सामान्य रूप। और हम इसको अभिलंब रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ दिक् कोसाइन निकालना है, यानी आपको अभिलंब सदिश से मतलब है, ठीक है ना। किससे मतलब है? हमें सिर्फ सदिश से मतलब है। तो यहाँ पर आपको दे दिया है समतल का सामान्य रूप, समतल का सामान्य सदिश रूप दिया, वैसे सामान्य रूप, ठीक है। तो ये समतल का आपको सामान्य रूप दे दिया, आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 बराबर 0। एक को उस तरफ ले जाएंगे, सो आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप बराबर -1, ठीक है। तो समतल का जो सामान्य रूप होता है वो आपको याद होगा, याद मैंने बताया था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी होता है, ठीक है। समतल का सामान्य रूप क्या होता है? ये होता है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एन वेक्टर क्या है? अभिलंब सदिश होता है, और इसी की अपन को जरूरत है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, जो डी है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि डी जो है दूरी को बता रहा है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं। -1 ना लेके पूरे में माइनस से गुणा कर दें अगर, तो पूरे में माइनस से गुणा करने पर आर वेक्टर डॉट ये हो जाएगा माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ये ले सकते हैं, बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ ये हो जाएगा अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश, ठीक है। तो अभिलंब सदिश एन वेक्टर आपने ले लिया माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप। अभी आपको इकाई अभिलंब सदिश की, लंब इकाई सदिश का जो है वो दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। ये तो हो गया अभिलंब सदिश। अब यहाँ से हम इकाई अभिलंब सदिश या इकाई लंब सदिश, लंब इकाई सदिश, जो कुछ भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं इकाई अभिलंब, इकाई अभिलंब सदिश बोल देते हैं, या इसी चीज को अगर हम लंब इकाई सदिश भी बोल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लंब इकाई सदिश, ठीक है। जैसे आपका सवाल में दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम एन कैप का मान निकाल लेते हैं, तो एन कैप क्या है? एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन, है ना। तो माइनस का 6i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इतना। सो यहाँ से हम सिंपली एन कैप अगर निकालते हैं तो माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से तो 36 और 4 40 और 49 हो जाएगा ये, है ना। ये कितना हो जाएगा? 49। क्लियर है बात है? हाँ 49 हो रहा, 36 4 40 49, ठीक है 49 हो रहा। तो माइनस का 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 49, तो ये 7 बाहर आ जाएगा, माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन 7, इस तरीके से। तो यहाँ से आप सिंपली कह रहे हैं जो n कैप हो गया माइनस 6 अपॉन 7i कैप प्लस 3 अपॉन 7j कैप प्लस 2 अपॉन 7k कैप, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। और हमको चाहिए थे लंब इकाई सदिश के दिक् कोसाइन, तो ये माइनस का 6/7 3/7 और 2/7 हो जाएंगे, क्योंकि एलएमएन को बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं अतः लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश एन कैप के दिक् कोसाइन, के दिक् कोसाइन, के अभीष्ट दिक् कोसाइन, ठीक है ना, के अभीष्ट दिक् कोसाइन। तो भाई अभीष्ट दिक् कोसाइन हम जो ले रहे हैं वो माइनस का 6 अपॉन 7 3 अपॉन 7 एंड 2 अपॉन 7, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उदाहरण नंबर 15 की बात करते हैं। तो आपसे सवाल कह रहा है कि समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात की। तो आपको याद होगा हमने समतल का जो अभिलंब रूप आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर p बात की थी उसमें, तो वहाँ पर जो p था वो मूल बिंदु से समतल की दूरी की बात कर रहा था। तो आपको यही निकालना है, समतल की मूल बिंदु से दूरी p की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी ये आपको जो दिया है वो समतल का सामान्य रूप दिया है, समतल का सामान्य कार्तीय रूप दिया है। तो आपको दिया है समतल का
सामान्य कार्तीय रूप, ठीक है। तो समतल का सामान्य कार्तीय रूप 2x माइनस का 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0, ये दिए रखा है। 6 को हम पक्षांतर कर लेते हैं, सो 2x माइनस का 3y प्लस 4z बराबर 6। तो आपने अभी ये सीखा था कि जो सामान्य रूप जो भी होता है उसको हम पहले किसमें, सदिश रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वहाँ से हमको सदिश रूप से, आपको याद होगा सामान्य रूप अपने क्या लिखवाया था, याद कीजिए। सामान्य रूप क्या था हमारे पास, सामान्य रूप था ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, यही लिखवाया मैंने सामान्य रूप, ठीक है ना। फिर इसको मैंने सदिश रूप में कन्वर्ट किया था, सदिश रूप। तो सदिश रूप क्या हो रहा था, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, ये हो रहा था ना। तो यही रूप हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी सिंपली कैसे कर लेंगे, एक्स वाई जेड को अलग कर लीजिए और 2, 3 और 4 को अलग कर लेंगे, तो सिंपल यहाँ से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस रूप में। देन 2, 3 और 4 को अलग किया, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर 6, ऐसे कर लेते है ना। ये सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको ये ध्यान है कि यहाँ पर इस हिसाब से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 6, है ना। ये इस रूप में जहाँ आर वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन वेक्टर क्या है, अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश। तो अभिलंब सदिश एन वेक्टर है, कितना भाई, एन, अभिलंब सदिश एन वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 की कैप, यही होता है कि नहीं, बिल्कुल। अभी तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको हमने समीकरण नंबर अगर 1 कहा तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से इसको हमने ऐसे लिख लिया, आर वेक्टर और 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप बराबर 6। तो आपको याद होगा ये जो था, जैसे मैंने बताया आपको, ये सामान्य रूप था। तो सामान्य रूप को अभिलंब रूप में बनाने के लिए हमने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दिया था, याद कीजिए। तो यहाँ पर भी यही करेंगे कि समीकरण 1 में कह लीजिए या फिर उक्त समीकरण में अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ से अगर हम बराबर करते हैं तो ये बराबर में हो रहा है 29, ठीक है, बराबर 29 से भाग देने पर यानी कि हम यहाँ से अभिलंब रूप ज्ञात कर लेते हैं। तो आर, चूंकि अभिलंब रूप तभी तो वो पी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। सो ये आर वेक्टर डॉट, यहाँ पर आप ले रहे हैं 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप अपॉन में अंडर रूट 29 बराबर 6 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप बराबर 6 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है, जो कि समतल का अभिलंब रूप आर वेक्टर डॉट एन के बराबर पी है, जहां समतल की मूल बिंदु से दूरी t बराबर क्या हो गई भाई, 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो ये सिंपली आंसर दिखा देंगे। तो बस ऐसे करना था भाई। हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था समतल की मूल बिंदु से दूरी। तो समतल की मूल बिंदु से दूरी जो निकालते हैं वो अभिलंब रूप में आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी होती है। तो वहाँ पर जो पी होता है वो मूल बिंदु से दूरी होती है। तो ये आपको जो दे दिया था, ये दे दिया था समतल का सामान्य रूप। इसको हमने अभिलंब रूप में बदला, पहले तो हमने सदिश रूप में बदला, फिर जब सदिश रूप में कन्वर्ट हो गया इसके बाद हमने इसको अभिलंब रूप में कन्वर्ट किया। अभिलंब रूप से कन्वर्ट करने के बाद वहाँ से हमको जो P मिला वो हो जाएगी समतल की मूल बिंदु से दूरी। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि जो समतल है, ठीक है, यानी प्लेन, इसका हमारे पास दो है, एक तो सामान्य
सामान्य रूप, जिसको हम व्यापक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप। ठीक है, तो भाई सामान्य रूप या व्यापक रूप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सामान्य रूप था हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये तो था कार्तीय रूप। और वहीं पर अगर मैं सदिश रूप की बात कर लेता हूं तो सदिश रूप हम बना रहे थे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, तो ये हमने बना दिया था कार्तीय रूप और सदिश रूप। सिंपल बात है। ठीक है, ये हमारा कार्तीय रूप हो गया था सामान्य में, और ये हो गया था सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप। वहीं पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं अभिलंब रूप की, अभिलंब रूप, ठीक है, या इसी को हम प्रसामान्य रूप भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो अभिलंब रूप या प्रसामान्य रूप। तो यहां पर हमने जो चर्चा की थी वहां पर कार्तीय रूप क्या निकला था? कार्तीय रूप आपको याद दिला दूं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस सी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी ले रहे थे, इतना ले रहे थे, तो ये हो गया था कार्तीय रूप। वहीं पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं सदिश रूप की, तो सदिश रूप था आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी, तो इस हिसाब से ये तो था भाई कार्तीय रूप। ठीक है ना, ये था कार्तीय रूप और ये था हमारा सदिश रूप। ठीक है, सदिश रूप इस तरीके से था। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गौर कीजिए, ये आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि समतल के अभिलंब रूप हमने जान लिया आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि जो पी है समतल की मूल बिंदु से दूरी पी और समतल के इकाई अभिलंब सदिश एन कैप के दिक् कोसाइन lmn है, तो लंब के पाद के निर्देशांक LP, MP, NP होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी पर आधारित आपका अगला सवाल होने वाला। ठीक है, क्या भाई कि लंब के पाद के निर्देशांक LP, MP, NP। ठीक है, इसी पर आधारित आपका अगला सवाल है। तो उदाहरण नंबर 16 की बात कर लेते हैं। कह रहा है आपको मूल बिंदु से समतल 2x - 3y प्लस 4z - 6 बराबर 0 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सिंपली दे रहा, तो ये आपको क्या दे दिया है, 2x - 3y प्लस 4z - 6 समतल के सामान्य रूप या समतल के सामान्य कार्तीय रूप। ठीक है, समतल के समीकरण का सामान्य कार्तीय रूप का सामान्य कार्तीय रूप है ना, ये हमको दे दिया। ये कितना दे दिया भाई, 2x - 3y प्लस 4z - 6 बराबर 0। 6 को 55 कर लेते हैं, सो 2x - 3y प्लस 4z बराबर 6। अब इसको अगर सदिश रूप में कन्वर्ट करना चाहो तो सदिश रूप में बदल दो, या फिर ना भी कन्वर्ट करो तो हम सिंपली देखो 2, 3 और 4 ये दिक् अनुपात कहलाएंगे, 2 - 3 और 4 ये दिक् अनुपात कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें से हम अंडर रूट फिर वही सिस्टम करते हैं, जैसे आपको याद होगा सामान्य रूप को अभिलंब रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने याद कर लीजिए, हमने अंडर रूट a² + b² + c² से भाग दिया था। सामान्य रूप लिया था पहले, फिर उसको हमने अभिलंब रूप में बदलने के लिए अंडर रूट a² + b² + c² से भाग दिया था। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करने वाली। तो अगर आप इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं चाहें तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमको तो लंब के पाद के निर्देशांक निकालने जो कि होते हैं LP, MP और NP। ठीक है, यानी कि हमें दिक् कोसाइन lmn निकालना है और जो समतल की मूल बिंदु से दूरी P होती है उसको ज्ञात कर लेना है और आपस में गुणा करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सदिश रूप भी कहते हैं, तो इसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, सदिश रूप R वेक्टर और 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप बराबर 6, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट 2² प्लस -3² प्लस 4², ठीक है, बराबर कितना आना है 29, अंडर रूट 29 से भाग देने पर तो ये हमको अभिलंब रूप मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, ये समतल का अभिलंब रूप कहलाएगा। ठीक है, अभिलंब रूप। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा भाई, अभिलंब रूप। R वेक्टर और 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29 बराबर 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, R वेक्टर डॉट
2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप बराबर 6 अपॉन अंडर रूट 29। इस तरीके से ये ले लिया। अब यहाँ पर आपका क्या चाहिए हमको, देखिए कोसाइन एलएमएन, और हमने जो मूल बिंदु से दूरी पी है वो ज्ञात कर लिया, एलएमएन निकाल लिया, पी निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इकाई अभिलंब सदिश, इकाई अभिलंब सदिश एन कैप के दिक कोसाइन के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन एलएमएन कितने हो जाएंगे भाई, एल 2 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है, एम माइनस का 3 बटे अंडर रूट 29 और एन हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। और समतल की मूल बिंदु से लांबिक दूरी, ठीक है, लांबिक दूरी P बराबर हमने ले लिया 6 अपॉन अंडर रूट 29। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट लंब के पाद के निर्देशांक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा हंसी वाली बात नहीं है, आप जानते हैं पाद का मतलब होता है निचला सिरा, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे अगर हम समतल की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आपने अभिलंब डाला तो आपसे ये जो ये पूछ रहा है, ठीक है, इस बारे में बात कर रहा है, समझना बात को, ठीक है। हाँ, सो अभीष्ट लंब के पाद के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ से आप बात कर रहे हैं एल पी, एम पी और एन पी। तो यहाँ से L2 अपॉन अंडर रूट 29 इंटू का या मल्टीप्लाई 6 अपॉन अंडर रूट 29 और m है माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई 6 अपॉन अंडर रूट 29 एंड हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 29 मल्टीप्लाई 6 अपॉन अंडर रूट 29, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल दिया 12 बटे अंडर रूट 29 और माइनस 36 18 बटे अंडर रूट 29, अंडर रूट हट जाएगा ना भाई, अंडर रूट तो हट जाएगा, अंडर रूट 29 हो जाएगा 29, तो 12 बटे 29 माइनस 18 बटे 29 एंड जैसे कोई 24 बटे 29, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, आगे बात करते हैं। और हमने समतल के समीकरण के लिए 3 पॉइंट की बात की थी, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। जब मैंने समतल का आपको डेफिनेशन बताई थी तो वहाँ पर हमने 3 पॉइंट की बात की थी कि 3 तरीके से हम समतल के समीकरण निकालने वाले हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट होने वाला। तो एक दिए सदिश के अनुलंब तथा एक दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आपको एक गिवन वेक्टर यानी एक सदिश दिया रहेगा और एक पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ऐसे समतल का समीकरण जो एक बिंदु से होकर जा रहा है, एक बिंदु दिया रहेगा, सिंपल। तो सदिश रूप क्या होता है भाई, सदिश रूप हो जाता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है। जहाँ ए समतल पर, अब यहाँ पर जो स्मॉल एन है, किताब में कैपिटल एन या स्मॉल एन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ ए वेक्टर समतल पर स्थित बिंदु ए का स्थिति सदिश और एन अभिलंब सदिश है, ठीक है। और अभिलंब सदिश कह दो या फिर अनुलंब सदिश कह देते, एक सदिश रहेगा बेसिकली, ठीक है, एक आपका सदिश रहेगा और कुछ नहीं यहाँ पर। और ये जो स्मॉल एन है यहाँ पर हम कैपिटल एन वेक्टर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सो कार्तीय रूप की अगर हम बात करते हैं तो कार्तीय रूप कितना, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0, ये फॉर्मूला हो जाएगा कार्तीय रूप में। ओके, सो जहाँ ए बी सी अभिलंब के दिक्कनुपात और x1 y1 z1 समतल पर स्थित बिंदु है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 17 की बात कर लेते हैं। उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाता है और 2 3 माइनस 1 दिक् अनुपात वाली रेखा पर लंब है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बिंदु दे दिया, बिंदु है यानी कि ये हो गए भाई समतल पर बिंदु, समतल पर बिंदु यानी x1 y1 z1 हो गए हमारे पास 5 2 -4। तो यहाँ से हम इसके स्थिति सदिश यानी ए वेक्टर की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप और दिक् अनुपात दे दिए हमको, ठीक है। लंब रेखा पर लंब है तो दिक् अनुपात यानी ये हो गए सदिश के दिक् अनुपात, सदिश के
दिक अनुपात यानी ए बी सी। तो ये ए बी सी क्या है हमारे पास भाई, ए बी सी है 2 3 -1, ठीक है 2 3 -1। तो यहाँ से अगर आप सदिश लेते हैं एन वेक्टर तो कितना कहलाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, ये कहलाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पर हम सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों पूछ रहा आपसे, तो समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, ठीक है। तो समतल का समीकरण की बात करते हैं तो पहले तो हम निकाल रहे हैं सदिश रूप, ठीक है, सदिश रूप। तो सदिश रूप का फॉर्मूला क्या भाई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो यहाँ पर सिंपली हम रख देंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मान 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और यहाँ पर आ जाएगा एन वेक्टर के स्थान पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बराबर 0, ठीक है। सो ये हो जाएगा सदिश रूप के लिए आंसर, सिंपल। फिर हम बात करते हैं कार्तीय रूप, कार्तीय रूप की। तो कार्तीय रूप निकाल लेते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है भाई, फॉर्मूला है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0। तो यहाँ पर ए बी सी की जगह आपको रखने हैं दिक्कनुपात, और x1 y1 z1 की जगह हमें रख देने हैं बिंदु। सो दिक्कनुपात कितने थे, ये दिक्कनुपात है 2 3 -1, और बिंदु थे x1 y1 z1 की जगह पर 5 2 -4। सो ये आ जाएगा 2 एंड x माइनस 5 प्लस b की जगह आएगा 3 y माइनस y1 यानी y माइनस 2 हो जाएगा, और c की जगह माइनस बना तो हो जाएगा -1 एंड z, और -4 था तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं तो z प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z, -10 -6 और -4, ये हो जाएगा 20, ठीक है, -20 बराबर 0। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं आंसर 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 20, ठीक है, माइनस z बराबर 20। तो ये हो जाएगा कार्तीय रूप के लिए आंसर, सिंपल। तो हमने सदिश रूप दिखा दिया, कार्तीय रूप दिखा दिया, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं अच्छी तरीके से। और अगर आपके पास फॉर्मूले आपको याद हैं और कौन सा तरीका आपको लगाना है ये याद है तो आसानी से हर एक चीज़ दिखा पाओगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा जो समतल के मैंने बताए थे आपको, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर सदिश रूप की बात कर लेते हैं। सदिश रूप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर 0। याद रखिएगा जहाँ ए बी सी 3 असंरेख बिंदुओं की स्थिति सदिश है। और वहीं अगर हम कार्तीय रूप की बात करें तो ये सारणिक रूप में रहेगा इस तरीके से। फॉर्मूला बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ आप गौर करेंगे x1 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 y1 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 और z1 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 को ही घटाया जा रहा है, ठीक है। और ये है x x2 x3 देन y y2 y3 z z2 z3। तो बहुत ही आसान फार्मूला हो गया यहाँ पर कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 z3 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। तो इसके बराबर हम टोटल ले रहे हैं 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्तीय रूप जहाँ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 3 असंरेख बिंदु हैं। अब यहाँ पर 3 असंरेख बिंदुओं की बात हो रही है तो ये आप जान लीजिए कि 3 असंरेख बिंदु क्यों ले रहे हैं, क्यों जरूरी है कि हम इनको 3 असंरेख बिंदु ही कहें। तो 3 असंरेख बिंदु कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि 3 बिंदु संरेख होंगे तो उससे असंख्य समतल गुजर सकते हैं। और इसको बेहतर देखने के लिए आप अपनी एनसीईआरटी की किताब में देखिए, वहाँ पर जो आप देख पाएंगे नोट के सामने आपको जो चित्र दिख रहा होगा, अगर 3 बिंदु संरेख होते तो उससे गुजरने वाले जो समतल होते वो बहुत सारे होते, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया आपके लिए। आगे बात कर लेंगे और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 18 नंबर, तो ये है कह रहा है कि बिंदुओं आर एस और टी से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो 3 एक्चुअली में 3 असंरेखी बिंदु होंगे क्योंकि बात असंरेख बिंदुओं की हो रही है तो असंरेख बिंदु ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 असंरेख बिंदु आर एस टी हमने ले लिया। अब इनकी हम स्थिति सदिश की बात कर लेते हैं कि स्थिति सदिश क्या रहेगा। स्थिति सदिश,
ओके, सो यहाँ से हम स्थिति सदिश निकाल लेंगे। सो सिंपली ए वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, देन स्मॉल बी वेक्टर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, एंड सी वेक्टर हम ले लेते हैं। सो 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपके पास था r माइनस ए, फिर b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ठीक है। सदिश रूप की बात कर लेते हैं। ये था हमारे पास फॉर्मूला, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 भी ले लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी माइनस ए और सी माइनस ए निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर, अगर हम बी में से ए घटाएंगे तो 2i माइनस 2i हो जाएगा, माइनस का 4i माइनस 3j माइनस का 5j माइनस का 8j प्लस 5k है और प्लस 3k हो जाएगा, तो प्लस का 8k ये भी हो जाएगा, एंड b माइनस ए, देन सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अगर आपने किया तो 5 माइनस 2, सो 3i कैप, देन प्लस का 3j माइनस का 5j माइनस का 2j बचेगा, माइनस का 3j प्लस का 3k, माइनस का 3k प्लस का 3k, सो k तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इनका क्रॉस करना था, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस ए वेक्टर सिंपली। तो यहाँ से हम ले लेंगे i j k, और यहाँ पर b माइनस ए के लिए माइनस 4 माइनस 8 और 8, और c माइनस ए के लिए 3 माइनस 2 एंड 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ हमको मिलेगा i के साथ 0 प्लस 16 माइनस j कैप, देन यहाँ पर कितना आएगा भाई 0 एंड ये आ जाएगा 8 24 प्लस k कैप। सो k के लिए आ जाएगा, आप माइनस माइनस प्लस ले लेंगे, 8 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8 24। सो सिंपली यहाँ पर ले रहे हैं 16i कैप प्लस 24j कैप एंड 32k कैप, ठीक है। तो समतल का समीकरण, ठीक है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला। तो सदिश रूप आपसे पूछ रहा है, बस सदिश रूप, ओके। तो सदिश रूप के लिए फॉर्मूला आपके पास है भाई कि r माइनस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, यहाँ पर ले रहे हैं b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, है ना, बराबर 0। और यहाँ पर हम सिंपली रख देंगे r वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और अपने पास a कितना था अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये था 2 5 माइनस 3 के हिसाब से, 2 5 माइनस 3 के हिसाब से अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, ये ले लिया। देन और यहाँ पर डॉट में ये हो जाएगा b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए की अगर हम बात कर लेते हैं तो अच्छा, यहाँ पर इन्होंने आंसर में क्रॉस नहीं कराया है। अगर हम देखिए अब यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया माइनस 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप बराबर 0, इतना ही कर दिया। और अगर आप क्रॉस करके लिख भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, है ना। क्रॉस कह रहा था, सीधे सीधे अपने क्रॉस कर दिया, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर b माइनस ए था कितना, ये अगर हम बात कर रहे हैं माइनस 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप क्रॉस यहाँ है 3i कैप माइनस 2j कैप बराबर 0, ओके। अगर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा भी देंगे तो r वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप इतना, और डॉट यहाँ पर क्रॉस कराने के बाद ये हो रहा है 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस 32k कैप, ठीक है, तो बराबर में 0। अच्छा 8 अगर कॉमन निकालना चाहे, देखो किताब में तो आपको इतना आंसर दे रहा है, ठीक है, किताब में सिर्फ इतना ही आंसर दिया हुआ है, तो चाहो तो इतना आंसर आप दिखा दो, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या 8 कॉमन है, 8 कॉमन है, तो 8 का हम कॉमन निकाल के भाग दे देंगे, तो 8 भी हटा सकते हैं। तो 8 हटाने के बाद r वेक्टर माइनस का 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप ये हो जाएगा, और डॉट में अगर हमने 8 कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा 2i कैप प्लस 8 3 24
3 जे कैप प्लस 8 चौको 32 4 के कैप बराबर 0। तो हम एक आंसर इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अभी हम देख रहे हैं समतल के समीकरण का अंताखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो अंताखंड रूप देखने वाले हैं समतल के समीकरण का। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ ए बी सी अक्षों एक्स वाई जेड पर कटे अंताखंड हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इसी आधार पर है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड अक्षों पर क्रमशः 2 3 4 अंताखंड काटता है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम आप देख पा रहे हैं, चूंकि एक्स वाई जेड अक्षों पर कटे अंताखंड, चूंकि एक्स वाई जेड अक्षों पर कटे अंताखंड। ठीक है, कटे अंताखंड आपको दे रहा है a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो समतल का समीकरण निकाल लेंगे। क्या होता है भाई अंताखंड रूप, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो यहाँ पर वैल्यू रख देनी है, x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 बराबर 1। तो एलसीएम आपको पता है यहाँ पर 12 हम ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 1। तो यहाँ से हमने कह दिया आंसर हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर 12। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड अभीष्ट समतल का समीकरण। ओके, आगे बात करते हैं। और अभी आपको देखना है दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। देखो इसको समझने के लिए बहुत अच्छा है, आप एनसीईआरटी की किताब में आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 500 पर देखिए, वहाँ एक चित्र बना होगा। तो अगर हम दो समतल जो हैं, प्लेन जो हैं, उनको मिला रहे हैं तो उससे आपको एक रेखा मिलेगी। अब उस रेखा से जो समतल गुजरेगा वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी समतल, जिसके बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो दो समतलों का प्रतिच्छेद सदैव एक रेखा होती है, जैसे एक्स वाई समतल तथा जेड एक्स समतल एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे एक्स वाई समतल में एक्स और जेड एक्स समतल में भी एक्स जो है वो कॉमन है, तो हमने एक्स समतल पर दोनों ऑब्वियसली बात है दोनों एक्स समतल पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो दो दिए हुए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा को आविष्ट करने वाला, यानी जो रेखा आपको मिल रही है समतल को दिए हुए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल कहते हैं। और मैंने जैसे आपसे कहा कि इसको अच्छे से समझने के लिए आप किताब देखिए। ठीक है, और किताब तो आपके पास अगर वैसी किताब नहीं है डायरेक्ट हार्ड पेज के रूप में, तो आपको पता है कि हम एप्लीकेशन वगैरह से डाउनलोड करके अब तो आप कर सकते हो, प्ले स्टोर में भी मिल जाती है, PDF भी मिल जाती है बहुत ही आसानी से। अगर इसको नहीं पता है कि जो किताबें हैं वो कैसे डाउनलोड करें, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कर लीजिए एनसीईआरटी बुक्स, तो वहाँ आपको ढेर सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे। वहाँ से आप आसानी से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आपको किताब आसानी से मिल जाएगी। अब वो हिंदी मीडियम के लिए चाहिए तो आप कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी, और इंग्लिश मीडियम के लिए चाहिए तो एनसीईआरटी बुक्स इन इंग्लिश, तो वहाँ से आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही बात। तो समझ गए होंगे, दो समतल अगर टकरा रहे हैं तो दो समतल टकराने पर एक रेखा मिलेगी, उस रेखा से आपको एक समतल बना देंगे तो वो हो जाएगा दो समतलों के प्रतिच्छेदन से बना समतल। सिंपल। अब इसके हम फॉर्म की बात कर लेते हैं, इक्वेशन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, सदिश रूप की बात कर लेते हैं। इसको याद, मैंने जैसे आपसे कहा देखो फॉर्मूले रट्टे नहीं मारे जाते हैं, फॉर्मूले याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। दूसरा मैं जो बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से इस फॉर्मूले को भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। कैसे? सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों अलग अलग आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो समतल है आपका, पहला ले लिया हमने r n1 डॉट d1, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1 तथा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2 की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं, दोनों को इस तरीके से ले लेते हैं, d1 और d2 को पक्षांतर कर लेंगे बाईं तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड में ले आएंगे d1 और d2 दोनों को और बराबर में 0 ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से ले लेंगे। फॉर्मूला आपका जो बनता है कुछ e बन जाएगा, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस का d1 इस तरीके से, फिर प्लस लैम्डा लेके
आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर माइनस D2 बराबर 0। अब बताओ मुझे, क्या इसको याद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ से D1 का हम इस तरफ पक्षांतर और इस D2 को यहाँ पक्षांतर करने वाले हैं, और पहले वाले को लेकर दूसरे वाले में लैम्डा का गुणा करके जोड़ देंगे। दूसरे वाले में लैम्डा का गुणा करेंगे और पहले वाले से जोड़ देंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब अगर आप लैम्डा का अंदर गुणा कर देते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर माइनस का D1 प्लस लैम्डा आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर माइनस का लैम्डा D2 बराबर 0, तो क्या कीजिए कि जैसे D वाला जो पोर्शन होता है उसको हम दूसरी राइट साइड में रखते हैं, बाकी का एक साइड रखते हैं। तो क्या कीजिए, आर वेक्टर अगर आपने कॉमन निकाला तो आर वेक्टर कॉमन निकालने पर ये तो बन जाएगा N1 वेक्टर और प्लस का लैम्डा N2 वेक्टर बन जाएगा कि नहीं। और दूसरा, अगर आप D वाला जो पोर्शन दूसरी तरफ लेंगे तो ये निकल के आएगा D1 और प्लस में लैम्डा D2। तो आप ये भी फॉर्मूला बना सकते हो, वैसे ये फॉर्मूला भी आपका रहता है, ठीक है। आप देख पाएंगे कि किताब में आपको ये वाला फॉर्मूला दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया ये फॉर्मूला, ये आप बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला आपको समतल निकालना है तो क्या कर देना है, बहुत ही सिंपल, रट्टा नहीं मारना। देखो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर दो समतल दिए हैं तो पहला समतल और दूसरा समतल देखना है, दूसरे समतल में लैम्डा का गुणा करके पहले वाले समतल से जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा, सिंपल। और वहीं कार्तीय रूप की अगर हम बात कर लेते हैं तो कार्तीय रूप भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए कार्तीय रूप की अगर हम बात कर लेते हैं, कार्डियन फॉर्म, कार्तीय रूप, ठीक है। तो कार्डियन फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम कार्तीय रूप की बात करते हैं तो सिंपल यहाँ पर भी आप बात करेंगे। देखो एक समतल का सामान्य रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, यही होता है। तो यहाँ से हम समतल ले लेंगे, अगर हम बात करते हैं समतलों, ठीक है। तो समतल में कार्तीय रूप ले लिया हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। इसी प्रकार से मैंने आपको समतल बताया था सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो कार्तीय रूप में फॉर्मूला बनाना है वो भी सदस्य, जैसे अपने क्या किया, दूसरे वाले में लैम्डा का गुणा करके पहले वाले से जोड़ देना है। सिंपल चीज़ यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। इसका कार्तीय रूप जो आ जाएगा, सिंपली यहाँ से आप दिखा देंगे कि दूसरे वाले में लैम्डा का गुणा करके पहले वाले से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये हो गया पहला हिस्सा, और प्लस लैम्डा करके हम ले लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो ये भैया फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है इस फॉर्मूले में। कोई कहे कि सर इतने सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, कैसे याद करेंगे, कैसे। देखो ये तो हो गए बहाने, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो बहाने नहीं करेगा, मेन बात तो ये है। तो फॉर्मूला आपके पास हो गया है, इसको इस तरीके से करना है। अगर दो समतलों के प्रतिच्छेदन से वो कह देता है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि चीज़ें किस तरीके से होनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं और उदाहरण नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि समतलों, अब यहाँ पर वही चीज़ है, एक समतल ये दे दिया आपको और एक समतल ये दे दिया, ठीक है, कि प्रतिच्छेदन तथा बिंदु एक से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया था कैसे करना है, दूसरे वाले में लैम्डा का गुणा करके पहले वाले से जोड़ देना। अब देखो बिंदु एक से जाने वाले, यहाँ इसकी मदद से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते थे कि सर ये लैम्डा जो आपने लिया है, ये लैम्डा है क्या आखिर। तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, लैम्डा एक आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको ध्यान नहीं दिलाई कि जहाँ ये लिख लीजिएगा, जहाँ लैम्डा एक वास्तविक संख्या है, तो विक, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा रियल नंबर है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। सो लैम्डा इज अ रियल नंबर, ओके। तो इस तरीके से हमने बता दिया। अब वह जो बिंदु आपको दिया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कह रहा है ना, बिंदु 1 1 1 से होकर जाने वाला, तो अब यहाँ 1 1 1 की मदद से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। पहले सवाल को किस तरीके से करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आपका समतल दे दिए, ध्यान दीजिएगा, समतल, ठीक है।
समतल आपको दे दिए कितने, ये 2 समतल आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 6 और आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप बराबर -5 से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, तो इससे जाने वाले समतल का समीकरण हम निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या करते हैं कि दूसरे वाले में लैम्डा गुणा करके हमें पहले वाले को जोड़ना है। ठीक है, तो फॉर्मूले के आधार पे हम क्या कर देंगे, यहाँ से ये ले रहे हैं आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 6 को यहाँ लाए तो -6 इस तरीके से, प्लस लैम्डा, और दूसरा वाला लेना आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और प्लस 5 बराबर 0। अब देखो इसको हल कैसे करना है ये समझ लेंगे। सबसे पहली बात तो लैम्डा का मान निकालेंगे, जो बिंदु आपको दिया है 1 1 1 की मदद से। अब वो 1 1 1 कहाँ जाएगा, एक्स वाई जेड के मान में, लेकिन आपको पहले इसको हल करना है। आर की वैल्यू रखेंगे हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से। ठीक है, तो यहाँ पर आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप से। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखो अगर हम, बिल्कुल सिंपल बात है, अगर हम आर वेक्टर कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराने वाले हैं, ये n1 और ये n2 है बेसिकली, आपको पता है। ठीक है, तो उससे आपका आई जे के हट जाएगा, और जो आई जे के साथ गुणांक है एक्स वाई जेड में वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से -6 और प्लस लैम्डा यहाँ पर भी ले लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 5 और बराबर में 0, इतना ले लिया। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई जे के आपको हटा देना है, सो एक्स का गुणा 1 के साथ तो एक्स आ जाएगा, वाई का गुणा 1 के साथ तो वाई आ जाएगा, जेड का गुणा 1 के साथ तो जेड आ जाएगा, और -6 ये बन जाएगा, प्लस लैम्डा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3j प्लस 3y। ठीक है, 3y मिल जाएगा, है ना, 3y प्लस 4z और प्लस का 5, ये इतना हो जाएगा भाई, है ना, इतना आ जाएगा बराबर में 0। अभी क्या करेंगे, अब चूंकि ये आपको समतल का समीकरण मिल गया है, ठीक है, जो आपको चाहिए था लैम्डा का मान निकालने के लिए। ठीक है, अभीष्ट समतल के समीकरण में, अभीष्ट समतल के समीकरण में मैं बिंदु 1 1 1 रखने पर, ठीक है, क्योंकि जो समतल का समीकरण है वो बिंदु 1 से होकर जा रहा है, तो यहाँ से हम एक्स वाई जेड का मान 1 1 1 रखते हैं। सो 1 + 1 + 1 -6 प्लस लैम्डा 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 बराबर 0। सो आप देख पाएंगे ये हो गया भाई -3 प्लस ये कितना आ जाएगा, 9 2 11 14 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 3 7 2 9 5 14 लैम्डा इंटू 14 बराबर 0। तो सिंपली आप दिखा सकते हैं लैम्डा का मान यहाँ से कितना जाएगा, -3 उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, एंड अपॉन में 14, तो ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब देखो जो आपको समीकरण सदिश रूप में दिए थे, तो आप जो समतल का समीकरण निकालने वाले हैं दोनों के प्रतिच्छेदन से बनने वाला, वो भी सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में निकालने वाले हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 2 ना मान के इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर जो आपका कार्तीय रूप में आया था। ठीक है, ये वाला फॉर्म जो था, अगर ध्यान दें आप इस वाले को, इसको, ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है ना, तो बेसिकली अपना पहला काम क्या था, लैम्डा का मान निकालना, जो कि एक वास्तविक संख्या आप निकाल दी। अब समीकरण 1 से आप लैम्डा का मान रख देंगे, और यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना,
ये था भाई आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -6 इतना था, ठीक है। और प्लस लैम्डा और समीकरण जो एक आगे था आपका आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 5 बराबर 0, ये था अपने पास। अब लैम्डा का मान 3/14 रख देंगे यहाँ से। सो आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -6 और ये है प्लस का 3/14 आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप 14 का लासा लेंगे तो 14 आपका एलसीएम आ रहा है, देख पाएंगे, ठीक है। और 0 के साथ 14 का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 14 आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -6 × 14 प्लस 3 आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 के अंदर गुणा करा रहे हैं हम, ठीक है, 4 के कैप प्लस 5 × 3 बराबर 0, इतना अपन को मिल रहा है। तो ये 14 का गुणा कराने पर कितना मिल जाएगा आर वेक्टर डॉट 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप प्लस 14 के कैप -14 × 70 84 84 आएगा, ठीक है। प्लस 3 के अंदर गुणा कराएंगे तो आर वेक्टर डॉट 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 12 के कैप प्लस 15 बराबर 0। और यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा आर वेक्टर अगर आपने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 14 × 6 28 14 × 6 20 आई कैप प्लस 14 और 9 23 23 आ जाएगा 23 जे कैप प्लस 14 और 12 26 हो जाएगा। यहाँ से आपको 26 के कैप -84 में से 15 जाएगा तो 79 69 आ जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई 60, यहाँ से माइनस का 69 बराबर 0। तो ये आपको मिल रहा है माइनस का 69 बराबर 0। तो यहाँ से आप अभीष्ट समतल का जो समीकरण आपको चाहिए था आर वेक्टर 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप 23 जे कैप प्लस 26 के कैप बराबर 69, ठीक है। तो इतना हमको आंसर चाहिए था जो कि है अभीष्ट समतल का समीकरण। तो ये भैया आंसर हो जाएगा। देखो सवाल बहुत ही सिंपल था, ऐसा कोई खास फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आ गया। कोई दिक्कत हो रही है तो समझ लीजिएगा किस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। अब आगे आपको पढ़ना है दो रेखाओं का सहतलीय होना, कोप्लैरिटी ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है। तो देखो भाई रेखाओं के बारे में आपने 11.2 में पढ़ रखा है, ठीक है, किस तरीके से रेखाएं होती है किस तरीके से नहीं होती हैं, इन सब के बारे में आपने 11.2 में पढ़ रखा है, तो उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि दो रेखाओं का सहतलीय होना मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक ही समतल पर स्थित है, ये आपको दिखाना है। तो रेखाओं के बारे में आपने पढ़ रखा है रेखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहली तो आपने रेखाएं ले ली, आपको पता है हम इस प्रकार से रेखा को बता सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर को हम ले रहे हैं x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा b1 वेक्टर को हम ले सकते हैं a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है ना। तथा हमने ले लिया आर वेक्टर बराबर a2 लैम्डा प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है, a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, इस प्रकार से। और अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि आर वेक्टर बराबर हमने ले लिया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप प्लस म्यू एंड a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ये ले लिया आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपको अगर निकालना तो देखो फॉर्मूला बहुत ही आसान है। आपने दो जो रेखाएं हैं उनकी जो आपको याद होगा उनकी न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ याद कीजिए।
विषमतलीय और समांतर रेखाओं की जो दूरी होती है, विषमतलीय, बेसिकली आप विषमतलीय की बात कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे याद किया था, आपको वो चीज़ याद रखनी। और मैंने आपसे कहा था कि वो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका सीधा सीधा एक लॉन्ग बनता है उस सवाल से। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए विषमतलीय और समांतर, वो अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि उससे आपका सीधा आपका लॉन्ग बनता है। तो फॉर्मूला आपको मैं याद दिला देता हूँ कि कुछ इस तरीके से था, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 बराबर 0। ये फॉर्मूला था कि नहीं। अब इसी में क्या करना है, हम ऊपर वाला हिस्सा ले लेंगे। अगर ये ऊपर, बस ऊपर वाला आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये ऊपर वाला आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से रेखाएं सहतलीय होंगी यदि रेखाएं सहतलीय होंगी यदि, फॉर्मूला आपके पास बन जाता है, रेखाएं सहतलीय होंगी यदि A2 माइनस A1, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर 0, ये लेते हैं फॉर्मूले के तौर पे, ठीक है ना। फॉर्मूले भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपको कठिन लगेंगे, क्योंकि आप इन सब के बारे में पहले आप जान रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर कार्तीय रूप की मैं बात करूँ तो कार्तीय रूप भी वही चीज़ है जो आपने कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला देखा था। मैंने कार्तीय रूप के लिए फॉर्मूला आपको याद करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन इसी आधार पे हम कार्तीय रूप के भी सिस्टम अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये तो हो गई सदिश रूप की बात। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो सदिश रूप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ये सदिश रूप के लिए हो गया। फिर कार्तीय रूप, कार्डियन फॉर्म की बात कर लेते हैं, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप की अगर हम बात करें तो रेखाएं किस प्रकार से लेते हैं कि x माइनस x1 अपॉन A1, आपको याद होगा ऊपर बिंदु नीचे सदिश रखते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैं 11.2 में बात कर चुका हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस z1 अपॉन C1, और यहाँ पर लिख लेते हैं रेखाएं, ठीक है, और x माइनस x2 अपॉन A2 बराबर y माइनस y2 अपॉन B2 बराबर z माइनस z2 अपॉन C2 हैं। तो रेखाएं समतलीय होंगी यदि, तो रेखाएं सहतलीय होंगी यदि आप बता रहे हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, देन A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये अगर 0 के बराबर हो रहा तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। ये कार्तीय रूप के लिए हो गया और ये आपका सदिश रूप के लिए हो गया। दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कठिन है और बहुत कुछ याद करने पड़ेगा। अगर जिसने प्रैक्टिस कर रखी है तो उससे आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 21 की बात कर लेते हैं, और ये आपसे कह रहा है कि दर्शाइए कि रेखाएं, ये आपको दे दिया x+3 अपॉन -3 बराबर y माइनस 1 अपॉन 1 बराबर z माइनस 5 अपॉन 5 तथा x+1 अपॉन -1 बराबर z माइनस 2 अपॉन 2 बराबर y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर z माइनस 5 अपॉन 5 सहतलीय है। तो मैंने आपको बताया सहतलीय के लिए क्या करना, ध्यान रखना ऊपर बिंदु नीचे सदिश, ये होता है, यानी ऊपर होते हैं आपके XYZ, नीचे होते हैं ABC। तो यहाँ से आप x1 y1 z1 a1 b1 c1 एंड x2 y2 z2 a2 b2 c2 निकाल लेंगे दोनों ही रेखाओं की मदद से। तो यहाँ से आप दिखा रहे हैं रेखाओं से तो यहाँ से आपने कहा भाई x1 बराबर, और ये बात ध्यान रखिएगा कि कार्तीय रूप में, रेखा के कार्तीय रूप में जो XYZ होता है वो सिंगल होता है और पॉजिटिव होता है, इस बात को बस ध्यान रखना, कंसीडर करना। तो देख पा रहे हो दोनों ही रेखाओं में XYZ सिंगल भी है और पॉजिटिव भी है, तो अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने पास, ठीक है। सो x1 हो गया 3, और यहाँ से हम निकाल लेंगे x1 y1 z1 देन a
और बी और सी, इस तरीके से निकाल लेते हैं। सो x1 3 हो गया, देन यहाँ से हम ले रहे हैं y1 बराबर -1, z1 बराबर हो गया -5, और यहाँ पर हमने ले लिया a1 बराबर -3, b1 बराबर 1 एंड c1 बराबर 5 हो गया। और x2 हो गया 1, y2 हो गया -2, z2 हो गया -5 एंड a2 हो गया -1, b2 हो गया 2, c2 हो गया 5। ठीक है, सो रेखाएं सहतलीय होंगी। ठीक है, रेखाएं सहतलीय होंगी। ठीक है, सो रेखाएं सहतलीय होंगी। यहाँ पर आप ले रहे हैं कि x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसकी वैल्यू हम क्या दिखाएंगे, 0 के बराबर। ठीक है, सो कुछ नहीं, x2 - x1 करें अगर, तो देखो यहाँ पर है ये x2 - x1 यानी 1 - 3 करेंगे सो -2 मिलेगा। देन y2 - y1 यानी -2 और +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। देन z2 - z1 करना है तो -5 और +5 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं a1 b1 c1, तो a1 b1 और c1 यहाँ से हमने ले लिया, ये हो गया -3 1 एंड 5, और a2 b2 c2 अगर हमने ले लिया a2 b2 c2, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे -1 2 एंड 5। ठीक है, सो इसको बराबर में 0 लाना है और इस सारणी को हम हल कर लेंगे। सो -2 पकड़ा आपने तो ये जाएगा 5 × 5 -5 दूनी 10, माइनस और माइनस का 1, और ये अंदर आना है कितना, 3 5 15, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, 5 × 5, और आगे तो 0 है तो 0 के साथ आएगी, टोटल 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ा, माइनस का 6 प्लस का 1। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है भाई, -2 -5 प्लस 1, और यहाँ पर हमको मिल गया माइनस का 10, सो ये होगा 10 - 10 बराबर 0। 0 आ गया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः रेखाएं या दी हुई रेखाएं सहतलीय हैं। ठीक है, सहतलीय है, यही आपको दर्शाना था चूंकि सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है ना, आगे देखते हैं। और अभी आप देखने वाले हैं दो समतलों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो आपने दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ रखा है 11.2 में, तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने 11.2 में रेखाओं के बीच के कोण के लिए आपने ज्ञात किया था। ठीक है, तो दो समतलों के बीच का कोण उनके अभिलंब क्या थे, वो आपका एन वेक्टर जो होता था। ठीक है, तो उनके अभिलंबों के बीच के कोण के बराबर होता है। समतलों के बीच का कोण न्यून कोण में ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि समतल का जो कोण होता है वो दो तरीके से रहता है। एक तो आपका अगर एंगल हमने थीटा माना, एक थीटा रहता है, और एक रहता है 180 माइनस थीटा, दोनों ही कोण रहते हैं। लेकिन हम जो कंसीडर करते हैं वो न्यून कोण को कंसीडर करते हुए चलते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, सो समतलों, आपको पता है समतल r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1 और r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2 के बीच का कोण थीटा है, तो हम ये एंगल थीटा ले लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा cos थीटा बराबर n1 डॉट n2 मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ये फॉर्मूला है। अच्छा, रेखाओं के बीच के कोण के लिए आपको याद है क्या निकालते थे? अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर इसको ध्यान नहीं आ रहा है, तो रेखाएं कैसी, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 और r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पर ये अचर पद आपको बदल जाएगा म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तब इसके लिए जो ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्या है भाई, ये आपके पास है रेखाएं, तो इनके लिए एंगल क्या निकाल देते, याद है फॉर्मूला, cos थीटा बराबर होता था मॉड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड b2। ठीक है,
इस तरीके से। तो ये होता था फॉर्मूला रेखाओं के लिए। अब देखो दोनों में मिला लो, कोई अंतर है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको अभिलंब n1 एंड n2 लेना और दिखा देना। अब ये तो हो गई भाई सदिश रूप की बात, कार्तीय रूप है अपना। क्या रूप है ये? सदिश रूप है, सदिश रूप की बात हुई। अब हम बात करने वाले हैं कार्तीय रूप की, वेक्टर फॉर्म की बात हो गई। अब देखो कार्तीय रूप भी बहुत ही सिंपल, जैसे अपन ने रेखाओं के लिए कार्तीय रूप था वैसी चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप गौर कर पाएंगे जो अपना n1 और n2 है, बेसिकली n1 क्या है, अगर मैं बात करूँ n1 वेक्टर की, तो n1 वेक्टर क्या है अपने पास? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये रहता है ना, है। और n2 वेक्टर अगर याद नहीं है तो यही रहता है कि नहीं? देखो भाई, a2 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, यही रहते हैं आपके n1 एंड n2। ओके, अब n1 डॉट n2 करोगे तो i j के हट जाएंगे, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एंड अपॉन में मॉड ऑफ n एंड मॉड ऑफ n2 देख पा रहे थे, मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2 था। तो और मॉड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करके i j के जो गुणांक होते हैं उनके वर्गों का योग करते हैं। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझते जाइएगा हो क्या रहा है, ठीक है। तो अपॉन में कार्तीय रूप में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यही होता है कार्तीय रूप। और यही कुछ मिलता जुलता आपने रेखाओं के लिए याद किया था, रेखाओं के लिए ध्यान दिया था। तो कार्तीय रूप भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कार्डियन फॉर्म की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जो समतल होते हैं उनका जनरल फॉर्म होता है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो यहाँ से हमने ले लिया समतल a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो जहाँ समतलों के अभिलंबों के दिगनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, ये आपको पता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो एंगल क्या हो जाता है यहाँ से? cos थीटा बराबर वही चीज़ जो मैंने आपसे बताई कि मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। और फॉर्मूला बहुत कठिन नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो। रेखाओं के लिए भी आपने जो पढ़ा था सेम यही पढ़ा था कि नहीं, है ना? हाँ। तो समतलों के लंब होने का प्रतिबिंब, अब यहाँ से समतल अगर लंब होते हैं तो लंब होने के लिए एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और देखो यहाँ पर अगर 90 डिग्री की बात कर ली जाए तो cos 90 का मान 0, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना? ऊपर वाला हिस्सा n1 डॉट n2 बचेगा। और अगर मैं कार्तीय रूप में बात करूँ तो यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा 0 के साथ, क्योंकि cos 90 0 हो रहा है तो जो नीचे वाला हिस्सा जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई? ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा। तो समांतर होने के लिए क्या हो जाएगी कंडीशन, ये आप देख पाएंगे। यदि समतल r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर d1 और r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर d2 परस्पर लंब है तो n1 डॉट n2 बराबर 0 ले लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ये दोनों चीज़ें कह सकते हैं, है ना? हाँ, कोई भी समस्या नहीं है। समतलों के समांतर होने का प्रतिबंध सेम जो चीज़ आपने रेखा में पढ़ी थी, समांतर होने के लिए चूंकि एंगल जो होगा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री लेंगे, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि n1 बराबर m(n2), ये चीज़ आपने पढ़ रखी है। और या फिर हम ये कंडीशन कह सकते हैं कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, ये चीज़ आप दिखा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, हम उदाहरण नंबर 22 को देखेंगे। तो अपने पास यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ उदाहरण नंबर 22 की, तो उदाहरण नंबर 22 क्या है भाई? उदाहरण नंबर हमारे पास 22 है, दो समतलों के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब सदिश विधि का मतलब ये जो आपका सदिश फॉर्मूला होता है एन मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ये होता है। तो इस हिसाब से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सदिश विधि के लिए देखो अपन को n1 एंड n2 चाहिए, तो जो कि बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो दिक अनुपात रहेंगे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ये और कुछ नहीं, यही रहेंगे आपके जो x y z के गुणांक हैं, यही रहते हैं, ठीक है। x y z के गुणांक रहते हैं। जैसे हमने समतल ले लिए, समतल, ठीक है, या समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5 और अपन को तो जो मेन आपको मतलब है वो है अपन को n1 और n2 से समतल के लिए, ठीक है। हाँ, और 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7 में,
तो यहाँ से दिक् अनुपात निकाल सकते हैं। दिक् अनुपात आप सिंपली बता सकते हैं, देखो सामान्य रूप होता है, क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर प्लस डी बराबर 0, ये होता है। तो यहाँ से हम ए बी सी निकाल सकते हैं। अब ए बी सी क्या है, एक्स वाई जेड के गुणांक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं मैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 एंड c1 बराबर -2 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -6 एंड c2 बराबर -2, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से हम n1 निकाल लेंगे भाई। n1 वेक्टर कितना आएगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप है। और n2 वेक्टर भी दिखा सकते हैं a2 b2 c2 की मदद से, 3i कैप माइनस का 6j कैप माइनस 2k कैप, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं समतलों के बीच का कोण, समतलों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सो कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में n1 वेक्टर मॉड ऑफ n1 वेक्टर एंड मॉड ऑफ n2 वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर रखते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन में मॉड ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस का 2k कैप एंड मॉड ऑफ 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। ये ले लिया हमने और बराबर ये कितना आएगा, 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन में यहाँ पर आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का, ये प्लस में ले लेंगे माइनस का 2 स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। एंड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर प्लस में माइनस 2 स्क्वायर, ये ले लिया हमने इस तरीके से मॉड में। तो ये ऊपर कितना बचना भाई, 4 बचना है और अपॉन में ये आएगा 4 4 8 एंड 9 हो जाएगा, नहीं बचेगा 3। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 36 40 49 नहीं बचेगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपली कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 4/21, यानी उनके जो बीच का एंगल आ गया है थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/21, ये हो जाएगा आंसर, है ना। ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर अगर मैं कार्तीय रूप में निकालने के लिए बात करता तो कार्तीय रूप से भी आ जाता। अगर वो कहता कि एंगल निकालो, बेसिकली सिर्फ आपसे एंगल निकालने के लिए कहता, तब अगर मैं बात करता सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। और सेकंड मेथड और कुछ नहीं, आप कार्तीय वाला फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं और दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर वो ना कहता, चूंकि यहाँ पर उसने कह दिया कि सदिश विधि से ज्ञात करो, तो सदिश विधि का मतलब ये आप सदिश वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपको समतल कितने दे रखे थे, ये दे रखा था 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5 और ये दे रखा था आपको 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7। तो यहाँ से आप क्या ले रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 एंड c1 बराबर -2 और a2 बराबर 3, b2 बराबर -6 एंड c2 बराबर -2। तो यहाँ पर आपने cos थीटा ले लिया। cos थीटा कितना ले रहे हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये एंड अपॉन में आप कह रहे हैं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखो मुझे पता है कि आप को ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, आप कहेंगे सर टाइम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं वही कहता हूँ, मैथ आपको तभी बनेगी, आपको मैथ में इंटरेस्ट तभी आएगा जब उसके लिए आप मेहनत करेंगे। और मेहनत किस चीज़ में करनी है, मेहनत आपको ऐसे नहीं करनी, मेहनत आपको सिर्फ प्रैक्टिस में करनी, और कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है या फिर कोई टॉपिक भूल रहा है, देखो टॉपिक निश्चित तौर से भूलता है, मुझे भी याद करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी पीछे देखने के लिए अलग अलग किताबों की ज़रूरत पड़ती है, कभी गूगल की ज़रूरत पड़ती है, कभी यूट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं भी मेहनत करता हूँ, तभी आपको कोई चीज़ समझा सकता हूँ और कोई भी चीज़ आपको बता सकता हूँ। ये हर टीचर के साथ होता है, किसी भी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी अगर पढ़ के आ रहा है, कोई भी आपको पढ़ा रहा है तो वो पढ़ के आ रहा है, इस बात को ध्यान रख रहे हैं। तो वो मेहनत कर रहा है तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ है उसके लिए आपको मेहनत लगेगी। और मैथ में मेहनत का मतलब है प्रैक्टिस, बस।
आपने कितनी तरीके से उस सवाल को मेहनत करके लगाया है, ये मायने रखता है बस। ठीक है, अब देखिए आपको आसानी से यहाँ से बन जाएगा। अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, A2 A1 करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस B1 B2 करेंगे तो आएगा माइनस का 6, C1 C2 करेंगे तो आप देख पाएंगे -2 +4 हो जाएगा, बिल्कुल +4 आ जाएगा। अपॉन में अंडर रूट आएगा ये 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस में माइनस का 2 स्क्वायर ये होना है, और अंडर रूट में ये आना है भाई 3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर -2 स्क्वायर। देखो लगाने का मेरे दो तरीके से यही मतलब था कि आप जो है फॉर्मूले याद रखें। ठीक है, मेन क्योंकि भाई आना तो एक्चुअली में वही है, जो चीज़ आनी है वही आनी है, आंसर तो बदलेगा नहीं, है ना। हाँ, तो आपको पता है यहाँ ऊपर 4 आना, नीचे 3 और ये 7 हो गया, तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21, ये आंसर आ रहा था। तो आप जैसे लगाना चाहें वैसे लगाएं, लेकिन मेन है आपको फॉर्मूला याद रखना। अगर आप रेखाओं के लिए भी यही है ना, और समतलों के लिए भी यही है, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। बस फॉर्मूला अगर जिसको याद है, फॉर्मूला आपको तैयार है, और फॉर्मूले भी बहुत कठिन नहीं है। रेखाओं के लिए भी सेम फॉर्मूला, समतलों के लिए भी लगभग सेम फॉर्मूला। तो बस अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उदाहरण नंबर 23 की बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है आपको दो समतलों 3x - 6y + 2z = 7 और 2x + 2y - 2z = 5 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको समतल दे दिया, ठीक है। अब एंगल निकालना है, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। फॉर्मूले याद हैं तो बस दमादम आप सवाल लगा पाएंगे। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से सवाल लगा पाएंगे जिसको फॉर्मूले तैयार है, और मेन है फॉर्मूला आपका एग्जाम में याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, से हम ले रहे हैं A1 = 3 पहले समतल से, B1 = -6 एंड C1 = 2, और A2 हो गया 2, देन B2 हमने ले लिया 2 एंड C2 हो गया -2। अब आप सदिश वाला फॉर्मूला लगाइए, कार्तीय वाला फॉर्मूला, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समतलों के बीच का कोण, समतलों के बीच का कोण। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास, अगर मैं बात करूं सदिश रूप में cos थीटा होता है n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ये होता है। और cos थीटा कार्तीय रूप में आपके पास बन जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये लेते हैं, और अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये लेते हैं, है ना। सो इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ पर आप कार्तीय रूप वाला अगर फॉर्मूला लगा देते तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई cos थीटा, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, दोनों ही फॉर्मूले आपके सही है, लेकिन मेन बात ये है कि दोनों ही फॉर्मूले आपसे आने चाहिए, कोई एक फॉर्मूला नहीं। और अगर आपको, जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर याद हो आपको, तो मैंने ये आपसे कहा था कि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इस वाले फॉर्मूले से कार्तीय रूप निकालना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन आप दोनों ही फॉर्मूले अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा हैबिट कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम कार्तीय वाला फॉर्मूला लगा देंगे अगर, सो A1 डॉट A2 करना है 3 दूनी 6, देन B1 डॉट B2 करना है तो माइनस का 6 इंटू 2 तो माइनस का 12 मिल जाएगा हमको। C1 डॉट C2 करना है तो 2 और -2 हो जाएगा, -2 दूनी 4 अपॉन में अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 का वर्ग आ जाएगा 9, -6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4, एंड अंडर रूट में A2 B2 C2 लेना है तो ये 2 दूनी 4 प्लस 4 ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और 12 4 16 तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 10 अपॉन में यहाँ पर कितना 49 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 अपॉन 7 और 4 × 12, सो 2√3 cos थीटा। अब देखो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती है कि √3 का हम क्या करें, जो रूट की संख्या है उसको क्या हम हर में लिखे रहें, क्या उसको परमेकरण करके अंश में ले जाएं, ये परेशानी की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप √3 को नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी ले जा सकते हैं। आपने कई दफ़ा देखा है कि जो किताब में आंसर आ रहा है
वो रूट नीचे करके भी आ रहा है, और जैसे ये वाला आंसर, इस वाले आंसर की बात कर लूँ तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करके हमने उसको ऊपर भी ले गए, ये भी कह रहा है ना। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, 2 से हमने काटा तो 5/7 √3, √3 का आपने अगर ऊपर नीचे गुणा कर लिया तो √3 हो जाएगा 3, पहली बात तो 7 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5√3/21। तो यहाँ से आपने एंगल कह दिया सिंपली थीटा बराबर cos इनवर्स 5√3/21 है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। क्या दिक्कत है भाई? अरे कोई समस्या नहीं है, जिसने लगाया है, जिसने प्रैक्टिस की है, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। सो माना एक दिया हुआ समतल पाई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये समतल हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने पाई समतल, ठीक है। अब समतल का समीकरण अपने पास है, तो जिसका समीकरण r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d है, और एक बिंदु P है, जिसका स्थिति सदिश a वेक्टर बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप यहाँ पर हम ले पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस सदिश की इस बिंदु की बात करें तो इसकी हमने ले लिए x1 y1 और z1, ये होगा इसके बिंदु P के, ठीक है। तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 कैप प्लस z1 की कैप, हो जाएगा सिंपल, ठीक है। तो अतः स्थिति सदिश a वेक्टर वाले बिंदु से समतल r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d, यहाँ पर d वेक्टर नहीं रहेगा, d बराबर d पर डाले गए लंब की लंबाई बिंदु से समतल की दूरी, या हम कह रहे हैं कि भाई डाले गए लंब की लंबाई, क्योंकि ये जो भी लंबाई लेते हैं, दूरी लेते हैं, वो लंबात्मक दूरी लेते हैं, ठीक है। तो लंब की लंबाई कह सकते हैं, या फिर हम बिंदु से समतल की दूरी ये बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको याद रखना अच्छी तरीके से कि a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। अब ये थोड़ा सा अलग आपका फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मॉड ऑफ n, ठीक है। a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d अपॉन मॉड ऑफ n। अच्छा, a वेक्टर वो बिंदु है, n वेक्टर आपको समतल से निकल आएगा, d भी आपको समतल से दिया रहेगा। तो अब आगे अगर अगर हम मूल बिंदु से बात कर लें तो मूल बिंदु से समतल r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d वेक्टर पर डाले गए लंब की लंबाई, या मूल बिंदु से समतल की दूरी, या फिर मूल बिंदु से समतल पर लंब की लंबाई अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली जो वो बिंदु बिंदु था वहाँ पर आप 0 रख रहे हो, तो उस केस में फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो, अगर आपने a का मान 0 रखा तो ये आप देख पाएंगे कि n भी 0 हो जाएगा, तो n 0 होने के केस में हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सिर्फ कितना बच जाएगा, d बच जाएगा, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ d अपॉन n वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ n वेक्टर। चूंकि दूरी निकाल रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगी, इसलिए मॉड ऑफ d अपॉन मॉड ऑफ n वेक्टर। अब इसका अगर हम कार्तीय रूप की बात करें तो कार्तीय रूप यानी कार्डियल फॉर्म में बहुत ही सिंपल हो जाता है कि बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, ठीक है, या फिर समतल की बिंदु से दूरी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से याद रखिएगा कि मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बस, ठीक है। तो अब इसी पर आपका एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 24, इसको देख लेते हैं। बिंदु 2 5 3 की समतल r वेक्टर डॉट 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप बराबर 4 से दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है सवाल, ठीक है। तो सिंपली हम निकाल देंगे, कितना आना है देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बिंदु दिया है तो ये a वेक्टर हो जाएगा, बिंदु a वेक्टर कितना 2 i कैप प्लस 5 j कैप और माइनस का 3 k कैप, और यहाँ से आप n वेक्टर निकाल सकते हैं 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, और d कितना हो गया भाई, d हो गया हमारे पास 4, है ना। तो समतल की बिंदु से दूरी, समतल की बिंदु से दूरी a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d और अपॉन मॉड ऑफ n, और ये टोटल रहेगा आपका मॉड के अंदर, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर लगा देंगे 2 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस का 3 k कैप, और n के लिए आ जाएगा 6 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, और d हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन मॉड ऑफ 6 i कैप माइनस का 3 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है।
तो ये ले लेना है हमको, और इसको सॉल्व करें अगर तो कितना, 6 दूनी 12 प्लस माइनस आएगा 15, है ना, बिल्कुल, -5 × 3 = 15, -3 दूनी 6, माइनस का 4 है, अपॉन में ही हो जाएगा √6² प्लस -3² प्लस का 2², ये रहेगा। और 12 ये कितना हो रहा भाई, 6×4 = 25 में से 12 गया तो बचे -13 अपॉन √49। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 13/7, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, वाले हैं एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। ठीक है, तो कोण के लिए जो फॉर्मूला बनता है, रेखा, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो समतलों के बीच का कोण और एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण, अगर तीनों में कंपेयरिंग की जाए जो आगे आप पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, फॉर्मूले में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूले आपके एक जैसे रहते हैं। और एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है, तो एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण रेखा और समतल के अभिलंब के बीच के कोण का कोटि पूरक या कोण पूरक, या इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, होता है। ठीक है, अब यहां समझना, जो अपन एंगल लेते थे थीटा, ठीक है, वो यहां पर क्या रहेगा, वो जो एंगल थीटा रहेगा वो रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण रहेगा। और रेखा और समतल का अभिलंब, रेखा और समतल के बीच का कोण निकालना है तो उसका हम कोटि पूरक निकालेंगे। ठीक है, यानी 90 - थीटा करके निकालेंगे। क्या होगा, किस तरीके से फॉर्मूला रहेगा वो देखने वाले हैं। तो रेखा आपको पता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और समतल आपको पता है r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d है। तो रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण, ध्यान रखिएगा यहां पर बात हो रही है रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण। आपको पता है कि समतल पर हम एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, तो रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण cos थीटा होता है b वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर एंड मॉड ऑफ n वेक्टर। अब देखो, क्या इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? नहीं। आपने पढ़ रखा है दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण आपने पढ़ रखा है cos थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 एंड मॉड ऑफ b2, ये पढ़ रखा कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ रखा है कौन। और इसके अलावा अगर हम बात करें दो समतलों के बीच का कोण, उसके लिए आपने क्या पढ़ रखा था कि cos थीटा बराबर n1 वेक्टर n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2, ये पढ़ रखा है भाई समतल के लिए। ये था दो रेखाओं के लिए, ठीक है, और ये था दो समतलों के लिए, ये पढ़ रखा है ना, है ना। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेखा के लिए यहाँ से आपको b लेना है और समतल के लिए n लेना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो एंगल होता है वो कोटि पूरक में निकालते हैं। ठीक है, ये तो हो गया भाई रेखा और समतल के अभिलंब के बीच का कोण। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, जो आपका सवाल रहेगा रेखा और समतल के बीच का कोण, ये कहलाएगा आपका रेखा और समतल के बीच का कोण कौन सा, फाई बराबर ले लेते हैं 90 - थीटा। तो अगर हमने यहाँ पर अगर फाई बराबर होता है 90 - थीटा, या फिर आप यहाँ से कह सकते हैं थीटा बराबर 90 - फाई, और अगर आपने थीटा बराबर 90 - फाई जो है वो यहाँ रखा थीटा की जगह पर, तो आपको पता है कि कॉस 90 - फाई क्या कहलाएगा भाई, साइन फाई। क्या कहलाएगा, साइन फाई। तो कॉस थीटा की जगह हमें क्या लेना है भाई, साइन फाई ले लेना है। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा, साइन फाई बराबर बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी इनटू मॉड ऑफ एन, बस इतना फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला कोई कठिन नहीं है भैया, फॉर्मूला आपसे आसानी से बन जाएगा। और एंड में मैं आपके लिए बेहतरीन कविता लाया हूँ। अच्छा, ये जो पोएम है इसको मैं खुद से भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग भी परेशान हो, सर एक कोर्स कंप्लीट करा दिए, कोर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चीज़ें किस तरीके से हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। बहुत से स्टूडेंट ये मान रहे हैं कि सर आपने धोखा दे दिया, सर आप कोर्स नहीं करा रहे हैं, सर आप मुझे बता दीजिए कि क्या हो पाएगा कि नहीं, क्या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये जो पोएम है इस समय के लिए मैं अपने आप से भी रिलेट कर पा रहा हूँ, और जो लेखक हैं उन्होंने भी उस समय अपने आप से रिलेट होकर इस कविता को लिखा था। आपके जो कवि पोएट हैं इसके, वो संदीप द्विवेदी जी हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कविता है, अगर आप यूट्यूब पर इसको सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगी। सब जाग रहे हैं तू सोता रहे, और ये कविता भी मैं अपने आप से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कविता संदीप द्विवेदी जी ने तब लिखी थी जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं था। और इस समय भी हालात मेरे ऐसे हैं कि सर्दी की वजह से, जनवरी है, ये सर्दी है, और आप जान पा रहे हैं कि मैं काफ़ी कम काम कर पा रहा हूँ,
उस कंटिन्यूटी से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना सही नहीं हो पा रहा हूँ। फिर भी आप ये कविता देखिएगा, मैं एंड में बताऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन कविता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार जरूर करेगी, मुझे ऐसा लगता है। उदाहरण नंबर हम 25 की बात कर लेते हैं। देखो उदाहरण नंबर 25 बहुत ही आसान तरीके से आप आ जाएगा और अंत तक बने रहिएगा, ये कविता भी आप सुन के जाइएगा, बढ़िया ये कविता है। तो उदाहरण नंबर 25 की पहले हम बात कर लेंगे। रेखा x+1/2 बराबर y/3 बराबर z-3/6 और समतल ये दिया आपको के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको यही वाला लगाना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि रेखा और समतल के बीच का कोण आपसे कह रहा है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको फॉर्मूले में चाहिए बी वेक्टर और एन वेक्टर। तो बी वेक्टर कहाँ से निकलेगा भाई, ऊपर आपको याद रखना है कि ऊपर होता है बिंदु, नीचे होता है सदिश। और रेखा की बात करें हम, किसकी बात कर रहे हैं, रेखा की। ऊपर होता है बिंदु, नीचे होता है सदिश, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और नीचे से हम लेते हैं, पहले आपको रेखा में अगर कार्तीय रूप है तो आपको कार्तीय रूप में ये देखना पड़ता है कि XYZ पॉजिटिव हो और सिंगल हो। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे देख पा रहे हैं कि XYZ जो है पॉजिटिव है और सिंगल है। फिर आपको अपॉन में जो दी संख्या होगी 2, 3 और 6, ये काम करेगा बी वेक्टर का। और यहाँ पर XYZ के साथ जो गुणांक दिए हैं वो काम करेंगे एन वेक्टर के लिए, है ना। वो किसके लिए काम करने वाले हैं, एन वेक्टर के लिए। तो यहाँ से आपने कह दिया रेखा से, आप ले लेंगे रेखा से। तो यहाँ से हम बी वेक्टर बना लेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k और समतल से तो समतल से हम एन वेक्टर बना लेंगे सिंपली कितना, 10i प्लस 2j माइनस का 11k, ये बना लेंगे। अब यहाँ पर रेखा और समतल के बीच का कोण निकाल लेते हैं। रेखा और समतल के बीच का कोण, रेखा और समतल के बीच का कोण। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि भाई साइन फाई बराबर हम लेते हैं बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड मॉड ऑफ एन वेक्टर, ये फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लें, अगर हम बी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो 2i प्लस 3j प्लस 6k ये, और डॉट में एन वेक्टर में ले लिए 10i प्लस 2j माइनस 11k, ये ले लिया, अपॉन मॉड ऑफ ले रहे हैं, सो मॉड ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड मॉड ऑफ ले लिया हमने 10i प्लस 2j माइनस का 11k, ये ले लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 20, 2 और 10 का गुणा होगा तो 20 और 3 दूनी 6 और 6 और माइनस 11, तो 6 और माइनस का गुणा होगा तो 6 और माइनस 11 माइनस 66, अपॉन में रूट आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट आएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस में माइनस 11 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, और ये चीज़ मोड में रहेगी तो 26, ये 76, ये कितना आएगा, माइनस 40 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, माइनस का 40 अपॉन में यहाँ तो बनेगा 49। ठीक है, और ये आपका आएगा 100, 120, ये 225 आएगा, है ना। 121 11 का 121 और 100 तो 221 और 4 225, तो ये 225 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये हो रहा भाई 40/7 गुणे 15, तो 5 से काट लेते हैं, तो ये हो रहा भाई साइन 5 बराबर 5 से 8 बार में और 7 गुणे 3 यानी हो गया 8/21, तो साइन 5 बराबर 8/21। यहाँ से आप कह सकते हैं भाई 5 बराबर हमने ले लिया साइन इनवर्स 8/21, तो ये आंसर आपको चाहिए था, ये आंसर हो गया। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कविता है, सुनिए और अपने आप को ऊर्जावान महसूस कीजिए। ठीक है, मैंने भी अपने आप को इसी कविता से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि संदीप द्विवेदी जी ने ये कविता तब लिखी थी जब उनका स्वास्थ्य खराब था। मेरा इस समय स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए ये कविता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको मुझे ऊर्जावान महसूस कराना है, तो उसके लिए अच्छे से कमेंट्स कीजिए, बढ़िया, और भरोसा रखिए। देखिए, मैं हो सकता है कि चीज़ें उस हिसाब से कई बार नहीं जा पाती हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पाऊँ। ठीक है, लेकिन जब मेरा ही स्वास्थ्य सही नहीं तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगा।
तो उसी से रिलेटेड ये कविता है। मैं अपने आप को भी इसी कविता से रिलेट कर पाऊंगा, आप भी कीजिए और स्वास्थ्य को अपना बेहतर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य तो सब कुछ है। तो इस सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे, लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके तुझ भी तुझ तक सिमट रहे, ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, सब तह तक गोते लगा रहे, सब कोई हर तरीके से अपना काम कर रहा है। ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे, लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। माना की मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।